प्रिय विद्यार्थियों, अब चर्चा करते हैं 1857 की क्रांति के, यानी जब 10 मई 1857 को जो क्रांति भारत के अंदर, पूरे भारत के अंदर जो भड़की थी, उस क्रांति के अंतर्गत हम कह सकते हैं भी उस क्रांति के भड़कने के पीछे कौन कौन से, यानी अंग्रेजों द्वारा जो यातनाएं या जो सताए गए लोगों थे, उन सताए गए लोगों के कारण कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कारण निकल कर आए। तो अब प्रिय विद्यार्थियों, उन कारणों की चर्चा करते हैं भी 1857 की जो क्रांति कि हुई थी, या जो विद्रोह हुआ था, या जो विप्लव, या जो बगावत, या जो कह सकते हैं जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति के पीछे कौन कौन से महत्वपूर्ण कारण थे। पहला जो महत्वपूर्ण कारण है वो है राजनीतिक कारण। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, राजनीतिक कारण ने कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई किसके, 1857 की क्रांति में। अब देखो राजनीतिक कारण, जब सन 1856 का समय था, उससे पहले भारत के अंदर एक गवर्नर जनरल था जिसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। यानी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डलहौजी। और ये जो राजनीतिक विप्लव के जो अधिकांश जो राजनीतिक परिणाम निकल कर आए थे, ये जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा अपनाई गई भारत के अंदर क्या थी, जो साम्राज्यवादी नीति थी, उस साम्राज्यवादी नीति का ही हम कह सकते हैं क्या था, परिणाम था। क्यों? क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने भारत के अंदर अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए ऐसी ऐसी नीतियों को भारतीय जनता या भारतीय राजाओं के ऊपर थोपा, जिसका हम कह सकते हैं भी कोई भी भारतीय जनता या राजा से उसका कोई भी लगाव नहीं था। तो उसी प्रकार जब लॉर्ड डलहौजी ने अपनी जो साम्राज्यवादी नीति अपनाई, क्योंकि अब देखो कैसे साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी ने एक तो भारत के अंदर किसको निषेध कर दिया था, गोद निषेध, गोद के लेने की जो प्रक्रिया थी, उस गोद लेने की प्रक्रिया को यानी क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। कैसे? गोद निषेध का मतलब क्या होता है, जब भारत के अंदर कोई रियासती सचिवालय या कह सकते हैं भारतीय रियासत के अंतर्गत जब कोई ऐसे राजा जिनकी यानी निसंतान मृत्यु हो जाती है, और निसंतान मृत्यु के बाद में जब कोई उसका उत्तराधिकारी नहीं होता है, तब वो क्या करता है, अपनी किसी दूसरे, अपने ही वंश के किसी दूसरे व्यक्ति से किसी लड़के को क्या ले लेता है, गोद ले लेता है, या दत्तक पुत्र के रूप में ले लेता था, और अपने साम्राज्य को क्या है आगे चलाता था। लेकिन ये जो साम्राज्यवादी नीति थी किसकी, लॉर्ड डलहौजी की, इन्होंने क्या किया, ये जो गोद निषेध की जो प्रथा थी, इस गोद निषेध की प्रथा को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। और इसी समाप्त करने के कारण यहाँ की जो भारतीय जनता थी वो किनसे नाराज हो गई थी, लॉर्ड डलहौजी से। क्यों? क्योंकि ये जो गोद निषेध की जो नीति अपनाई गई थी, इस गोद निषेध की नीति के कारण जो विभिन्न भारतीय नरेश थे, उन भारतीय नरेशों का कह सकते हैं भी पतन होना प्रारंभ हो गया। अनेक ऐसे राजवंश थे जिनके अंदर आगे कोई उत्तराधिकारी नहीं था, उन उत्तराधिकारी न होने के कारण उस राजवंशों को समाप्त कर दिया था किसने, लॉर्ड डलहौजी ने। साथ ही साथ लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, कुछ ऐसे राज्य थे जिस तरह अवध था, झांसी था, या कह सकते हैं जो उदयपुर था, इन सब लोगों यानी इन जो राज्य थे, उन राज्यों के ऊपर कुप्रशासन का आरोप भी लगाया। किसका? कुप्रशासन का आरोप लगाकर, और इस कुप्रशासन के आरोप लगा करके इन राज्यों को डलहौजी ने क्या कर लिया था, हड़प लिया था। भी एक जो हड़प नीति जिसको हम कह सकते हैं भी कुप्रशासन का आरोप लगाकर इसने हड़प लिया था। और सर्वप्रथम जो हड़पा गया क्षेत्र था वो कौन सा था, अवध। अवध क्षेत्र को हड़प लिया था किसने, लॉर्ड डलहौजी ने। इसी कारण हम कह सकते हैं भी जो 1857 की जो क्रांति का जो पहला महत्वपूर्ण कारण क्या था, वो था राजनीतिक कारण। और उसके पीछे किसकी मंशा महत्वपूर्ण थी, लॉर्ड डलहौजी। क्यों? क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने यहाँ की जो जनता थी, उस जनता के अंदर क्या कर दी थी, आक्रोशित, इनके प्रति, अंग्रेजों के प्रति घृणा की जो भावना थी, उस घृणा की भावना को इन्होंने क्या कर दिया था, जनता के अंदर प्रतिपादित कर दिया था। साथ ही साथ अंग्रेजों द्वारा ये जो क्षेत्र हड़पे गए थे, इन क्षेत्रों को हड़पने के साथ साथ भारत के अंदर जो अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, उसी को ही क्या कर दिया गया था, यानी उसको भी बंदी बना लिया गया था, उसको नाम मात्र का राजा रख दिया गया था। साथ ही जिस अवध क्षेत्र को अंग्रेजों द्वारा हड़पा गया था, ये अवध क्षेत्र उस समय अंग्रेजों का क्या था, एक हम कह सकते हैं घनिष्ठ मित्र थे। लेकिन घनिष्ठ मित्र होने के बावजूद भी सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी की जो गोद निषेध या जो हड़प की नीति थी, उस हड़प की नीति के अंतर्गत जो हड़पा गया क्षेत्र कौन सा था, या अपहरण किया गया क्षेत्र कौन सा था, अवध था। ये
जो परिस्थितियां निकल कर आई, जिसको हम किसके कारणों में पढ़ते हैं, राजनीतिक कारणों के अंदर से पढ़ते हैं। संस्थान की क्रांति के अंतर्गत ये प्रशासनिक कारण, इन्होंने भी कैसे, प्रशासन ने भी कैसे यहां भारत के अंदर क्रांति करने के पीछे महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो प्रशासन का क्षेत्र होता था, उस प्रशासन के क्षेत्र में हमेशा से ही भारतीयों के साथ अंग्रेज थे, जो भारतीयों के साथ हमेशा ही अंग्रेज क्या करते थे, भेदभाव की भावना रखते थे। हमेशा ही हर क्षेत्र के अंदर भारतीयों के साथ में क्या किया जाता था, भेदभाव ना के, यानी जो भेदभाव की भावना थी, उस भेदभाव की भावना के साथ में व्यवहार किया जाता था। किसके साथ में, चाहे वो भारतीय जनता हो, चाहे वो भारतीय कोई सेठ साहूकार हो, या कोई जमींदार हो, या भारतीय सैनिक थे। सबसे ज्यादा ये जो भेदभाव की भावना पनपी थी, वो पनपी थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में। कॉर्नवालिस, ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था, ये जो गवर्नर जनरल बनने के बाद में यहां जो भारत की जनता थी, उस भारत की जनता के ऊपर कह सकते हैं भी पूरी के जनता के ऊपर कभी भी इन्होंने क्या नहीं किया था, विश्वास नहीं करता था। भी भारतीय जनता के ऊपर विश्वास किसके द्वारा नहीं किया जाता था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और ये हमेशा से ही जो भारत की जनता थी, उस भारत की जनता को क्या करता था, हमेशा से ही या कह सकते हैं भी अविश्वास की दृष्टि से देखता था। और उसने भारतीयों, साथ ही साथ ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, इन्होंने क्या किया, जो भारतीय यहां के जो कह सकते हैं भी जो सैनिक थे या जो उच्च अधिकारी थे, उन उच्च अधिकारियों को अंग्रेजों के से कम महत्व देकर के, और उन भारतीय जो कह सकते हैं जो सैनिक थे या जो बड़े बड़े अधिकारी थे, उन बड़े बड़े अधिकारियों को उच्च पदों से वंचित कर दिया गया था। उच्च पदों से वंचित कर दिया था किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसके पीछे कारण क्या था, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या नहीं रहा था, भारतीयों को विश्वास ही नहीं रहा, भारतीयों पर उनको विश्वास नहीं रहा था। लेकिन फिर भी एक सन 1813 के अंदर एक चार्टर एक्ट पास किया गया था, किसके द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1813 के अंदर एक चार्टर एक्ट पारित किया गया था। और इस चार्टर एक्ट के अंदर यह बात कही गई थी भी भारतीयों के साथ में किसी भी रंग या जाति के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसके साथ में, भारतीय चाहे सैनिकों चाहे भारतीय जनता, उसके साथ में रंग या जाति के आधार पर उसको 1813 के चार्टर एक्ट के तहत उसके साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये जो 1813 का चार्टर एक्ट था, इसकी हम कह सकते हैं पूर्ण रूप से उपेक्षा की थी, तथा इन्होंने भारतीय जो जनता थी, उस भारतीय जनता के ऊपर क्या थे, अविश्वास रखना प्रारंभ कर दिया था। तथा साथ ही साथ जो न्यायिक क्षेत्र होता था, जो न्याय करने की जो प्रणाली थी, उस न्याय करने की प्रणाली में भी भारतीयों के साथ में क्या किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। क्योंकि किसी भी अंग्रेज के द्वारा अगर कोई या अपराध कर दिया जाता है, तो उस अपराध की सुनवाई भारतीय न्यायालयों के अंदर नहीं की जा सकती थी। क्योंकि भारतीय न्यायालयों के अंदर अगर सुनवाई होगी तो हो सकता है उसको क्या ठहराया जाए, दोषी ठहराया जाए। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, यह भी पाबंदी लगा दी थी भी अगर कोई अंग्रेज अधिकारी के विरुद्ध अगर भारतीयों द्वारा अगर कोई अत्याचार किया जाएगा भारतीयों पर, तो उसकी सुनवाई सिर्फ कहां की जाएगी, अंग्रेजी न्यायालयों के अंदर ही की जाएगी, भारतीय न्यायालयों के अंदर नहीं की जाएगी। तथा साथ ही साथ ये भी उन्होंने छानबीन करवाई, किन्होंने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये भी छानबीन करवाई भी जो भारतीय भूमि है या जो भारतीय भूमि करने वाले, भूमि को जोतने वाले जो कृषक हैं, क्या इन कृषकों के पास में भूमि के क्या है, पट्टे हैं, क्या उन कृषकों के पास में भूमि के जो पट्टे यानी जो जारी किए गए थे वो पट्टे हैं। अगर वो पट्टे नहीं है तो उसकी जो भूमि है, उस भूमि को अंग्रेजी सरकार क्या कर लेगी, छीन लेगी और अपनी इच्छा अनुसार उसको बेच या अपने पास रख सकती है। उसी प्रकार हम कह सकते हैं जो लॉर्ड बेंटिंक था, कौन, गवर्नर जनरल लॉर्ड जो बेंटिंक था, इस लॉर्ड बेंटिंक ने तो भारत के अंदर जो प्रशासन का जो क्षेत्र था, उस प्रशासन के क्षेत्र की पूरी हदें ही पार कर दी थी। क्योंकि ये जो लॉर्ड बेंटिंक था, इस लॉर्ड बेंटिंक ने जो भारत के अंदर जो किसान थे या जमींदार थे, उसको जो भूमि जागीर के रूप में मिली हुई भूमि थी, उस भूमि को भी छीन लिया था। किसने, लॉर्ड बेंटिंक ने उस भूमि को भी छीन लिया था। तो इस कारण भारतीयों को जो प्रशासन के अंदर
यानी उच्च स्थान न मिलने के कारण या जो भारतीय जनता के विरुद्ध इनकी जो अविश्वास या भेदभाव की जो नीति थी, यह भेदभाव की नीति भी सन 1857 की क्रांति के अंदर महत्वपूर्ण एक कारण लेकर के आई। कारण ने भी 1857 की जो क्रांति या उपद्रव करवाने में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्यों? अब देखो अंग्रेजों की, ये जो अंग्रेज हुए करते थे, उनकी जो अंग्रेजों की जो सामाजिक दृष्टि हुआ करती थी, कौन सी? जो सामाजिक दृष्टि हुआ करती थी, उस सामाजिक दृष्टि से भी भारतीयों के साथ क्या किया जाता था? भेदभाव किया जाता था। क्या? सामाजिक दृष्टि के आधार पर भी अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के साथ में भेदभाव किया जाता था। कैसे? क्योंकि भारतीय जो आम जनता थी उसको जो रेलगाड़ी हुआ करती थी, क्यों? जो रेलगाड़ी हुआ करती थी, उस रेलगाड़ी के एक तो प्रथम श्रेणी में सफर नहीं कर सकते थे। क्या? प्रथम श्रेणी में भारतीय की जो आम जनता है वो रेलगाड़ी के अंदर सफर नहीं करेगी। दूसरा, अंग्रेजों द्वारा जो स्थापित, क्या? अंग्रेजों द्वारा जो स्थापित होटल या अन्य कोई संचालन करने वाली चीज थी, उन होटल या अन्य संचालन करने वाली कोई चीज थी, उन चीजों के अंदर भारतीयों का आना क्या कर दिया था? सर्वथा अंग्रेजों ने मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि इनका मना करना भारतीय सामाजिक दृष्टि के अंदर उसका क्या दर्शा रहा था? भेदभाव। तथा साथ ही साथ ये जो होटल हुआ करते थे, इन होटलों के आगे एक तख्ती लगा दी जाती थी। क्या? एक तख्ती लगा दी जाती थी और उस तख्ती के ऊपर क्या लिख दिया जाता था अंग्रेजों द्वारा? कुत्तों तथा भारतीयों का अंदर आना मना है। यानी अंग्रेजों द्वारा जो होटल हुए थे करते थे या जो रेलगाड़ी की प्रथम श्रेणी में भारतीयों की आम जनता को सफर नहीं करने दिया जाता था। साथ ही साथ यानी जो होटल अंग्रेजों द्वारा जो होटल संचालित होते थे, उन होटलों के आगे इनके द्वारा एक तख्ती, कह सकते हैं भी लकड़ी की एक तख्ती लगा दी जाती थी, जिसके ऊपर लिखा जाता था कुत्तों तथा भारतीयों का अंदर आना मना है। उनके द्वारा यह कहा गया था जो भारतीय जनता थी, उस भारतीय जनता को किसकी श्रेणी में दिया गया था? कुत्तों की श्रेणी में रखा गया था। इसी कारण भारतीय जो जनता थी वो भारतीय जनता अंग्रेजों को अब क्या है, यानी कह सकते हैं भी एक जो विद्रोह की जो नजर थी, उस विद्रोह की नजर से देखने लगी थी। साथ ही साथ जो प्राचीन काल से चली आ रही भारत की जो सामाजिक प्रथाएं थी, क्या? जो सामाजिक प्रथाएं थी, उन सामाजिक प्रथाओं को भी इन्होंने क्या है मिटाने का प्रयास किया था। सामाजिक प्रथाओं को, जिस तरह सती प्रथा, बाल विवाह, इन ऐसी जो बाल विवाह या जो सती प्रथा या जो विधवा विवाह है, इन सब का विरोध किया गया था। किसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा भी। ये जो सती प्रथा है इसकी प्रणाली को बंद करना चाहिए, बाल विवाह इसको भी बंद करना चाहिए, विधवा पुनर्विवाह का भी अंग्रेजों ने क्या किया था? सहयोग किया था। ये जो 3 प्रकार की या जो अन्य कई प्रकार की जो प्राचीन भारत के अंदर जो मान्यताएं चल रही थी, उन मान्यताओं को बंद कर दिया गया था। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। तथा इसके मन बंद करने के पीछे हमारे यहां जो प्राचीन रूढ़िवादी जो परंपरा के लोग थे, उन रूढ़िवादी परंपरा के लोगों द्वारा यह सोचा गया था भी जो भारत के अंदर हमारी जो रीति रिवाज है, धर्म है, उन सबको क्या है अंग्रेजों द्वारा क्षति पहुंचाई जा रही है। इस धार्मिक कारण, यानी भारतीय जो धर्म था उस धर्म के अंदर भी हस्तक्षेप करने लगे थे अंग्रेज। कैसे? अंग्रेजों ने भारत के अंदर जो अपना यानी कि भारतीय जो धर्म था उस धर्म की उपेक्षा करने लगे थे। तथा इसके साथ ही यहां जो धार्मिकता के पीछे कैसे क्या कौन से कारण महत्वपूर्ण रखे गए थे? क्योंकि अंग्रेज भारत के अंदर अब धर्म के अंदर किसको महत्वपूर्ण यानी कह सकते हैं भी महत्वपूर्ण मानते थे? ईसाई मिशनरियों को। ईसाई मिशनरियों को अंग्रेजों ने महत्वपूर्ण सहयोग किया था। क्यों? क्योंकि इन ईसाई मिशनरियों के माध्यम से अंग्रेज भारत के अंदर अपना जो एक धर्म था ईसाई धर्म को क्या है प्रसारित करना चाहते थे, उसका प्रचलन करना चाहते थे। तथा साथ ही एक 1813 के अंदर एक चार्टर एक्ट पारित किया गया था। तथा इस चार्टर एक्ट के माध्यम से भारत के अंदर जो ईसाई मिशनरी यानी भारत के अंदर जो क्या है ईसाई मिशनरियों को भारत के अंदर क्या किया गया था? भेजा गया था। किसके लिए? ईसाई धर्म का क्या करने के लिए? प्रचार करने के लिए भारत के अंदर भेजा गया था। किसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा। तथा
जब ईसाई मिशनरियों को भारत के अंदर धर्म का प्रचार करने के लिए भेज दिया गया था, तथा ये जब अपने धर्म का प्रचार करते थे, उन धर्म के प्रचारों के लिए उनको अनेक प्रकार की अंग्रेजों द्वारा क्या दी जाती थी, सहायताएं भी दी जाती थी। अनेक प्रकार के इनके जो फैसले थे वो धर्म पर आधारित कर दिए गए थे, तथा साथ ही साथ अंग्रेजों ने कौन कौन से बदलाव किए। भारत के यहाँ के जो कॉलेज थे या यहाँ के जो स्कूल थे, उन कॉलेज और स्कूलों के अंदर जो बाइबिल कह सकते हैं भी अंग्रेजों का जो मुख्य ग्रंथ है बाइबिल, उन ग्रंथ को पढ़ने के लिए या कह सकते हैं उन ग्रंथों को पढ़ने के लिए भारतीय कॉलेज और स्कूलों में भी बाध्यताएं कर दी गई थी। तथा साथ ही साथ जो धार्मिक कारण था, उस धार्मिक कारण के अंतर्गत अगर एक सैनिक अधिकारी को, अगर चाहे वो कोई एक सैनिक अधिकारी है, अगर वो सैनिक अधिकारी अगर अपना हिंदू धर्म परिवर्तन करके और किस धर्म को अपना ले, ईसाई धर्म को अपना लेता है, तो उसका जो कह सकते हैं जो उसकी पदोन्नति थी, उस पदोन्नति उसका जो पद था, उस पद के अंदर क्या कर दी जाती थी, अंग्रेजों द्वारा उन्नति कर दी जाती थी या उसको उच्च पद दिया जाता था। ये जो जितनी यानी जो धार्मिकता के नाम पर अंग्रेजों द्वारा जो एक पाखंड या ढोंग रचा जाता था, ये पाखंड या ढोंग भी भारतीय जनता के अंदर 1857 के अंदर जो एक क्रांति हुई थी, उस क्रांति के लिए महत्वपूर्ण भूमिका लेकर आया। पांचवा जो महत्वपूर्ण कारण है वो है आर्थिक कारण। अब देखो, इस आर्थिक कारण के अंतर्गत अंग्रेजों द्वारा भारतीयों का जितना राजनीतिक जो शोषण किया गया था, उस राजनीतिक शोषण से भी बढ़कर कौन सा शोषण किया गया था, आर्थिक शोषण किया गया था। किसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा जो राजनीतिक शोषण किया गया था भारतीय जनता का, यानी राजा महाराजाओं की जो गोद निषेध की नीति थी उसको यानी निषेध कर दिया गया था गोद लेने, उससे भी भयंकर यहां अंग्रेजों द्वारा क्या किया गया था, भारतीय जनता का आर्थिक शोषण किया गया था। क्यों? क्योंकि इसके अंदर देखो, जब अंग्रेजों को बंगाल के अंदर यानी जो बंगाल क्षेत्र था, उस बंगाल के अंदर जब इनको दीवानी प्राप्त हो गई थी, यानी दीवानी एक ऐसा कार्य जिसको हम कह सकते हैं यानी जो राजस्व वसूलने का कार्य अब किसके हाथ में आ गया था, अंग्रेजों के हाथ में। कब? जब हमने पीछे के वीडियो में यानी जो 1757 की जो प्लासी की लड़ाई का जो प्लासी की लड़ाई हुई थी, उसके बाद में जो बक्सर का यानी 1764 के अंदर जो बक्सर का युद्ध हुआ था, उस युद्ध के अंदर बंगाल का जो क्षेत्र था, बिहार, उड़ीसा और बंगाल का जो क्षेत्र था, वहां अंग्रेजों ने क्या कर ली थी, दीवानी प्राप्त कर ली थी, तथा वहां अंग्रेजों द्वारा राजस्व वसूला जाता था। तो इसी दीवानी के माध्यम से अब क्या करने लगे थे अंग्रेज, भारतीय जो कृषक थे उस कृषकों का भी क्या करने लगे थे, शोषण करने लगे थे। इस शोषण के कारण यहां जब अंग्रेजों को दीवानी प्राप्त हो गई थी, तो इस दीवानी के कारण भारत के जो लघु उद्योग थे, उन लघु उद्योगों का धीरे धीरे क्या होना प्रारंभ हो गया था, पतन होना शुरू हो गया था। क्यों? क्योंकि अब देखो, साथ ही साथ अंग्रेजों ने क्या किया, भारत के अंदर अब एक सन 1813 का वही चार्टर एक्ट, क्या 1813 के इस चार्टर एक्ट के अंतर्गत ब्रिटिश जो व्यापारी थे, क्या ब्रिटिश जो व्यापारी थे, उस ब्रिटिश व्यापारियों को भारत के अंदर व्यापार करने के लिए अनुमति दे दी गई। भारत के अंदर क्या करने, व्यापार करने के लिए अनुमति दे दी गई थी। इस अनुमति के कारण जो भारत के अंदर जो लघु उद्योग, कुटीर उद्योगों का जो धंधा चल रहा था, वो धंधा इस बंगाल की जो दीवानी थी या जो राजस्व वसूलने का जो कार्य था, इस कारण बंगाल का जो क्षेत्र था, इस बंगाल के क्षेत्र के अंदर जो लोगों द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग चलाए जा रहे थे, उन लघु एवं कुटीर उद्योगों को भी क्या होने लगी थी, हानियां होने लगी थी। तथा साथ ही साथ जो अंग्रेजों द्वारा यहां ब्रिटिश जो व्यापारी थे, उन ब्रिटिश व्यापारियों को जब यहां भारत के अंदर जो व्यापार करने के लिए जब छूट मिल गई थी, तो उनके द्वारा यहां भारत के जो राजा महाराजा थे, उनके बिना अनुमति से ही भारत की यहां तो जो जनता थी और भारत के यहां लोग थे, उन लोगों के ऊपर जो व्यापार करने की जो परिस्थितियां थी, उस परिस्थितियों को थोप दिया गया था। इस कारण जो बंगाल का कह सकते हैं जो धन संपन्न क्षेत्र था, वो धन संपन्न क्षेत्र क्या है, बिल्कुल गरीब श्रेणी के अंदर आ गया था। इसी प्रकार अंग्रेजों ने भारत के अंदर जो आर्थिक परिस्थितियां थी या जो धन संपन्न का जो क्षेत्र था, उन सब पर अपना अपना क्या कर लिया था, कब्जा जमा लिया था। तो ये कब्जा जमाने के पीछे जो वहां की जनता थी, उस वहां की जनता के अंदर ये एक क्रांति के प्रति प्रेरित हुए, और उसी प्रेरित के कारण यानी जो दो आर्थिक कारण था, ये जो आर्थिक कारण था वो भी 1857 की क्रांति के लिए महत्वपूर्ण कारण लेकर आया।
सैनिक भी नाराज थे, किन से? अंग्रेजों से। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की जो भारतीय सेना थी, उस सेना की सहायता से ही भारत के अंदर जो भारतीय सेना थी, उस सेना की सहायता से ही अंग्रेजों ने भारत के अंदर एक इतने बड़े साम्राज्य का क्या किया था? विस्तार किया था। किसको लेकर के? भारतीय जो सेना थी उसी को लेकर के या भारत के अंदर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। लेकिन फिर भी जो अंग्रेज अधिकारी थे, वो अंग्रेज अधिकारी भारतीय जो सैनिक थे, उस सैनिकों के साथ में क्या करते थे? भेदभावपूर्ण, भारतीय जो सैनिक थे उसके साथ में भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था, भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था। क्यों? क्योंकि जो भारतीय अंग्रेज थे, वो कह सकते हैं भी 5:1 में अंग्रेजों द्वारा भारत के जो सैनिक थे उनमें रखा जाता था। भी 5 अगर भारतीय सैनिक है, उन भारतीय सैनिकों के ऊपर एक ब्रिटिश अधिकारी होगा, और इस ब्रिटिश अधिकारी का कहना मानना पड़ेगा। किसको? भारतीय जो सैनिक थे। इसके अंदर हम कह सकते हैं जो भारतीय सैनिक थे, उन भारतीय सैनिकों को उच्च पदों पर भी नहीं दिया जाता था। अगर एक जगह हम कह सकते हैं भी 5 भारतीय सैनिक खड़े हैं और अगर एक अंग्रेज अधिकारी अगर घोड़े से आ रहा है तो उसको रुक करके और उसको सल्यूट करना पड़ता था। साथ ही अगर कोई उच्च पद का भारतीय अधिकारी है, अगर वो घोड़े के ऊपर बैठकर आ रहा है और रास्ते में अगर कोई अंग्रेज मिल गया तो उस अंग्रेज को क्या है? नीचे उतर करके और भारतीय जो सैनिक थे उस सैनिक को उसको सैल्यूट मारना पड़ता था। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी थी अंग्रेजों ने भारतीय सेना के विरुद्ध। साथ ही साथ जब सन 1856 के अंदर, कब? जब सन 1856 के अंदर जो लॉर्ड डलहौजी यहां भारत का क्या था? गवर्नर जनरल था। जब लॉर्ड डलहौजी यहां का गवर्नर जनरल था तो उस समय जब 1856 की बात है, उस समय जो अंग्रेजी सैनिक थे भारत के अंदर, वो तो अंग्रेजी सैनिक तो कितने थे? 45,322 अंग्रेजी सैनिक तो कितने थे? 45,322। लेकिन जो भारतीय या कह सकते हैं जो देसी सैनिक थे, कह सकते हैं भी जो भारतीय सैनिक या जो देसी सैनिक थे वो कितने थे? 38,000 देसी सैनिक थे। किसके काल में? लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में। ब्रिटिश जो कंपनी थी या जो ब्रिटिश सरकार थी जिनका भारत के अंदर क्या था? साम्राज्य था, उसके अंदर 45,322 तो अंग्रेजी सैनिक रखे जाते थे और 38,000। अब देखो इन 38,000 सैनिकों के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया गया था। किसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा। इसी के हम कह सकते हैं भी जो अंग्रेजों द्वारा 5:1 रखा गया था भारतीय सैनिकों का। और साथ ही साथ जो भारतीय सैनिक थे उन सैनिकों के साथ में वेतन और भत्ते पर भी क्या किया जाता था? भेदभाव किया जाता था। किसके अंदर? एक तो वेतन व भत्ते। अब देखो, एक तो भारतीय सैनिकों को वेतन भी इतना कम दिया जाता था, उस वेतन को कम देने के साथ साथ में अंग्रेजों द्वारा इसी वेतन से वो अपना खाने का खर्चा, जो पहनने की जो वर्दी थी उसका भी खर्चा देता था, तथा जो अंग्रेज अधिकारियों को जो वेतन के अलावा जो भत्ते दिए जाते थे किसी पुरस्कार स्वरूप, वो भी भारतीयों को क्या दिया जाता था? कम दिया जाता। तो कह सकते हैं भी एक जो भारतीय सैनिक था, उस भारतीय सैनिक को 7 या 8 रुपए मासिक वेतन मिलता था। कितना? 7 या 8 रुपए मासिक वेतन मिलता था। इसी मासिक वेतन से भारतीय जो सैनिक थे उन सैनिकों को खाने का भी खर्च उठाना पड़ता था और साथ में अपनी वर्दी का। उसी प्रकार अगर एक कोई भारतीय सूबेदार है, इसी प्रकार अगर एक कोई भारतीय सूबेदार है, उस भारतीय सूबेदार को अंग्रेजों द्वारा कितने वेतन दिया जाता था? 35 रुपए। अगर कोई ब्रिटिश सूबेदार है, उस ब्रिटिश सूबेदार को 195 रुपए मासिक वेतन दिया जाता था। दो कह सकते हैं जो भारतीय सैनिक था उस भारतीय सैनिक का क्या था? 6 गुना था। साथ ही साथ इतना अत्याचार करने के बाद में अंग्रेजों ने क्या किया? जो भारतीय जो जनता थी उस भारतीय जनता को जो भारतीय सैनिक थे उन सैनिकों को बाहर यानी युद्ध करने के लिए भेजा जाता था। लेकिन जो भारतीय जनता थी वो युद्ध करने के लिए बाहर नहीं जाना चाहती थी। क्यों? क्योंकि उनकी ये मान्यताएं थी कि जो भारतीय सेना है वो अगर भारत से बाहर चली जाएगी तो वो क्या है? अपवित्र हो जाएगी। लेकिन
उन्हीं अनेक प्रकार के जो भारतीय जो सेना थी उसके अंदर, जिस तरह गोरखे थे या जो पठान थे या जो राजपूत सैनिक थे या जो सिख सैनिक थे, उन सबके साथ में भी अत्याचार किया जाता था। मुस्लिम जो सैनिक हुआ करते थे उस मुस्लिम सैनिकों को दाढ़ी रखने का अधिकार नहीं दिया गया था, सिखों को पगड़ी बांधने का अधिकार नहीं दिया गया था। भारतीय जो राजपूत सैनिक थे उसको या ब्राह्मण सैनिक थे उनको जनेऊ या अपने जो संस्कार थे उन संस्कार करने को पर भी पाबंदी लगा दी थी किन्होंने, अंग्रेजों ने। इस कारण ये जो अंग्रेजों की सैनिकों के प्रति जो अव्यवहारपूर्ण नीति थी, इस अव्यवहारपूर्ण नीति ने जो भारतीय सैनिक थे उन सैनिकों को नाराज कर दिया था, तथा नाराज होने के कारण जो धीरे धीरे भारतीय जनता अंग्रेजों का जो एक आधिपत्य था उस आधिपत्य में दबने के कारण एक सन 1857 की क्रांति का कारण भी बनकर निकला। कौन सा? सैनिक कारण। तत्कालिक कारण का मतलब होता है 1857 की क्रांति होने के पीछे जो महत्वपूर्ण घटना हुई या जो तत्कालिक घटना हुई उसका क्या था, यानी जो तत्कालिक घटना हुई थी वो कौन सी थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब भारतीय जनता को यह विश्वास हो गया था भी, यहाँ की जो जनता थी उसको ये विश्वास हो गया था भी ये जो अंग्रेज अधिकारी हैं, क्या ये जो अंग्रेज अधिकारी हैं, ये जो भारतीय लोगों द्वारा माने जाने वाली यहाँ की जो परंपराएं हैं या जो रीति रिवाज हैं, उन सब रीति रिवाजों को विध्वंस करना चाहते हैं। कौन? अंग्रेज। यानी यहाँ के जो संस्कार हैं भारतीय जनता के, उन संस्कारों को नष्ट करना चाहते हैं। कौन? अंग्रेज। जब इतनी सब बातों का पता चल गया था, उसी समय एक समय तो भारतीय जनता वैसे ही अंग्रेजों से नाराज थी, लेकिन साथ ही साथ जब भारतीय जो संस्कार थे या जो भारतीय रीति रिवाज थे या प्रथाएं थे उनको एक तरफ समाप्त किया जा रहा था, उसी समय सन 1856 के अंदर, क्या सन 1856 के अंदर सन 1856 के अंदर ब्रिटेन के अंदर एक नई राइफल का आविष्कार किया गया। किसका? एक नए राइफल का आविष्कार किया गया, या कह सकते हैं एक नई बंदूक का आविष्कार किया गया था। किसका? कब? 1856 के अंदर ब्रिटेन के अंदर एक नई राइफल का आविष्कार किया गया था, तथा इस राइफल के अंदर जो एक कारतूस डाला जाता था, किस? इस राइफल को चलाने के लिए जो कारतूस डाला जाता था एक, यानी इस राइफल के अंदर जो विशेष प्रकार का एक कारतूस डाला जाता था, उस कारतूस के ऊपर क्या लगी हुई थी? एक टोपी लगी हुई थी। क्या? ये एक टोपी लगी हुई थी, तथा इस टोपी को जब इस राइफल के अंदर डाला जाता था तो उस राइफल के अंदर डालकर चलाने के लिए इस टोपी को किससे तोड़ना पड़ता था? मुंह से तोड़ना पड़ता था। किससे? मुंह से तोड़ना पड़ता था। तथा ये जो टोपी थी, कौन सी? ये जो टोपी थी, जो कारतूस के ऊपर लगी हुई जो टोपी थी, ये टोपी गाय व सूअर की चर्बी से बनी हुई थी। गाय व सूअर की चर्बी से बनी हुई थी। अब देखो, गाय व सूअर, हिंदू धर्म गाय को नहीं मानते हैं। अंग्रेजी सेना के अंदर सबसे ज्यादा सैनिक कौन से धर्म के थे? हिंदू और मुसलमान के थे। तो हिंदू गाय को नहीं खाता है, उसी प्रकार जो सूअर है, सूअर किसका प्रिय पशु है? मुसलमानों का। तो ये जो कारतूस लगी हुई जो टोपी थी, इस टोपी का आविष्कार कर दिया गया था। किसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा। और इस जो एनफील्ड राइफल थी, इस एनफील्ड राइफल का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था, कौन सा? सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था वो भी किसके ऊपर किया गया था? भारतीय सैनिकों के ऊपर। कब? भारतीय सैनिकों के ऊपर किया गया था। भी अब आपको एक नई राइफल दी जाएगी, इस राइफल के माध्यम से आप अपनी रक्षा करोगे, और इसके ऊपर जो कारतूस है उस कारतूस को आपको इसके अंदर डालकर चलाना है। क्यों? क्योंकि अब अंग्रेज ये मान चुके थे भी लगभग क्रांति क्या है? पनप रही है। लेकिन उन्होंने क्या सोचा भी, अब भारतीय जो जनता है उस भारतीय जनता को क्या है? धर्म के नाम पर भड़काया जाए। तब उन्होंने एक ऐसी राइफल का क्या किया? आविष्कार किया। और उस राइफल का सर्वप्रथम कह सकते हैं जो प्रशिक्षण किया वो भी किसके माध्यम से? भारतीय सैनिकों के माध्यम से। तो सर्वप्रथम जो इस राइफल का प्रयोग किया गया था वो किया गया था 26 जनवरी 1957 को। कब? 26 जनवरी 1957 को। कहां किया गया था? बुरहानपुर में। वर्तमान में बुरहानपुर कहां है? बांग्लादेश में। इस बुरहानपुर की सेना को जब इसका प्रशिक्षण करने के लिए दिया गया था, तब यहां की जो बुरहानपुर की जो सैनिक थे, इन सैनिकों ने मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि इसकी टोपी पर क्या लगा हुआ था? गाय व सूअर की क्या लगी हुई थी? चर्बी लगी हुई थी। इन्होंने जब मना कर दिया गया तो उसी
जो राइफल थी, कौन सी, एनफील्ड जो राइफल थी, इस राइफल का विरोध किसने किया? एक तो बुरहानपुर, फिर उसके बाद में 29 मार्च 1857 को भारत के अंदर एक छावनी है जिसका नाम है बैरकपुर, और बैरकपुर है कहां? पश्चिम बंगाल में। ये इस बैरकपुर छावनी में इसका प्रयोग करवाया गया था, और इसी बैरकपुर छावनी में के अंदर एक सैनिक था जिसका नाम क्या था? मंगल पांडे। इस मंगल पांडे ने इस राइफल का क्या किया? विरोध किया, भी हम इस राइफल को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी जो कारतूस है, उस कारतूस की टोपी पर गाय व सूअर की क्या लगी हुई है? चर्बी लगी हुई है, और गाय के जो गाय है, गाय जो हिंदुओं का क्या है? प्रिय पशु माना जाता है। इसके लिए हम क्या है? इसका विरोध कर रहे हैं। तो इसी मंगल पांडे ने जब वहां पर दो अंग्रेज अधिकारी खड़े थे, उन अंग्रेजों का जब विरोध किया जा रहा था, तो उसमें एक का नाम था हयूसन तथा दूसरे का नाम था बाग। इन दोनों पर हमला कर दिया किसने? मंगल पांडे ने हमला कर दिया, तथा इन दोनों को क्या है? मौत के घाट उतार दिया। मौत के घाट उतारने के बाद में इस जो मंगल पांडे था, इस मंगल पांडे को क्या कर लिया? बंदी बना लिया गया अंग्रेजों द्वारा, तथा बंदी बना करके 8 अप्रैल 1857 को ही क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो महत्वपूर्ण तात्कालिक कारण क्या था, यानी जब क्रांति का बिगुल बजने वाला था, उस समय जो महत्वपूर्ण घटना घटी वो कौन सी थी? ये चर्बी वाले कारतूसों की घटना भी उसी समय घटी गई थी। तो इसी जब 8 अप्रैल 1857 को अंग्रेजों द्वारा जब मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी, उस समय लगभग भारत के अंदर कानपुर था, झांसी था या अवध था, इन सब क्षेत्रों के अंदर क्या है? क्रांति का बिगुल बज चुका था। और अंतिम स्वरूप भारत के अंदर जो क्रांति चली वो कब चली थी? 10 मई 1857 से मेरठ से अंग्रेजी का क्या, यानी मेरठ के अंदर से क्रांति का क्या हो गया था? आयोजन हो गया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थे महत्वपूर्ण कारण जो 1857 की क्रांति होने के पीछे कौन कौन सी अंग्रेजों की जो धारणाएं थी, और कौन कौन से अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता के ऊपर जो अत्याचार किए गए थे, उन अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए जो एक क्रांति थी, वो क्रांति किसके नाम से कहलाई थी? 1857 की क्रांति। क्रांति के जो महत्वपूर्ण परिणाम निकले वो कौन कौन से हैं? तो पहला जो महत्वपूर्ण परिणाम है वो क्या है? कंपनी के शासन का अंत। 1600 ईस्वी से ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी, तथा इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां स्थापना होने के बाद में हर 20 वर्ष बाद, क्या हर 20 वर्ष के बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसकी अवधि को बढ़ाते गए, इसकी अवधि को बढ़ाते गए। कौन? अंग्रेज अधिकारियों द्वारा भारत के अंदर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका जो समय था, हर 20 वर्ष के बाद में एक नया चार्टर लेकर आते थे, और उस चार्टर एक्ट के माध्यम से इसका समय क्या है? बढ़ा दिया जाता था। लेकिन अब जब भारत के अंदर सन 1857 की जो क्रांति का बिगुल बज गया था, या जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति ने अंग्रेजों की जो मजबूत नींव थी, उस मजबूत नींव को क्या है? डगमगा दिया था। अब भारतीय जनता द्वारा या भारतीय सैनिकों द्वारा या राजा महाराजाएं द्वारा अब ब्रिटिश सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया था भी क्या किया जाए। तभी इसी समय जो क्रांति हो चुकी थी, उसकी क्रांति के महत्वपूर्ण परिणाम स्वरूप 2 अगस्त, कब? 2 अगस्त सन 1858, 2 अगस्त सन 1858 के अंदर ब्रिटिश सरकार द्वारा एक नया अधिनियम पारित किया गया, और इस अधिनियम के अंदर महत्वपूर्ण जो भारतीयों के लिए परिणाम निकल कर आया वो क्या? जो भारत के अंदर अब तक जो कंपनी का जो शासन था, भारत के अंदर अब तक जो कंपनी अपना मनमाना शासन करती थी, उस मनमाने शासन का क्या कर दिया गया था? अंत कर दिया गया था। तथा अंत करने के साथ साथ जो भारत का अब जो प्रशासन था, क्या भारत का अब जो प्रशासन था, अब वो प्रशासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में दे दिया गया था। किसके? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में दे दिया गया। नाम है वो है महारानी का घोषणा पत्र। अब देखो, जब विद्रोह का अंत हो चुका था और जो भारतीय जनता थी या जो भारतीय जनसाधारण थे, उस जनसाधारण के अंदर अब एक अनिश्चितता उत्पन्न हो गई थी। भी अब अनिश्चित हो गए थे भी
कैसे अगर अंग्रेजों के साथ में हमने अंग्रेजों का विद्रोह किया है, हो सकता है अब अंग्रेज हमारे ऊपर ज्यादा अत्याचार करें, हो सकता है अंग्रेज हमको कोई ऐसे यानी दंडित करने का प्रयास किए जिसको जो यानी कह सकते हैं जो भारतीय जनता थी वो किसके अंदर झूल रही थी, अनिश्चितता पर झूल रही थी। अतः इस विप्लव के बाद में जो भारतीय जनता थी उस भारतीय जनता के प्रति एक निश्चित नीति जो अपनाई गई थी, उस निश्चित नीति की जो घोषणा की गई थी यानी अंग्रेजी ब्रिटिश सरकार द्वारा जो निश्चित नीति अपनाई गई थी, उस निश्चित नीति के अंतर्गत जब अंग्रेज 1857 की क्रांति को क्या है जीत रहे थे, जीत चुके थे, उसी समय इलाहाबाद के अंदर क्या है, इलाहाबाद के अंदर अंग्रेज रेजिडेंट द्वारा क्या किसका आयोजन किया जा रहा था, एक पार्टी का आयोजन किया गया था। के आयोजन के अंतर्गत ये जो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ थी, इस एलिजाबेथ द्वारा क्या भेजा गया था, एक पत्र भेजा गया था। और उस पत्र को जब भेजा गया उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। इस लॉर्ड कैनिंग ने जो महारानी द्वारा भेजा गया घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया था किसने, लॉर्ड कैनिंग ने। कहा, जो इलाहाबाद के अंदर किसका आयोजन किया गया था अंग्रेजों द्वारा, पार्टी का। और यह कब, 1 नवंबर 1858 को किसके द्वारा, लॉर्ड कैनिंग द्वारा महारानी का जो घोषणा पत्र था उस घोषणा पत्र को पढ़ करके सुनाया गया। महत्वपूर्ण बात है वो क्या है, ब्रिटिश कंपनी भारत में अपने साम्राज्य का अब विस्तार नहीं करेगी। यानी पहली महत्वपूर्ण क्या है भी, अब जो ब्रिटिश कंपनी है इस महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र है उसके अनुसार अब जो ब्रिटिश कंपनी है अब वो भारत के अंदर अपने साम्राज्य का क्या नहीं करेगी, विस्तार नहीं करेगी। तथा साथ ही साथ क्या रखा गया भी, भविष्य में भी राज्य का विस्तार क्या होगा, नहीं किया जाएगा। पहली शर्त अब अंग्रेजों की ये है भी, क्यों, क्योंकि पहला तो ये उन्होंने ये कहा है भी ब्रिटिश कंपनी भारत के अंदर साम्राज्य विस्तार की अब कोई इच्छा नहीं है। अगर साम्राज्य और भविष्य के अंदर भी ऐसा ब्रिटिश कंपनी क्या है भारत के अंदर नहीं करेगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण शर्त रखी वो क्या है, देसी नरेश व नवाबों के साथ जो समझौते हुए ब्रिटिश सरकार उनका क्या करेगी, आदर करेगी। दूसरा महत्वपूर्ण जो पक्ष क्या रखा गया था भी, जो देसी नरेश या जो नवाब थे इनके साथ में जो अंग्रेजों द्वारा जो समझौते हुए थे, जब 1857 की क्रांति से पहले उन समझौतों की पालना किन के द्वारा नहीं की जाती थी, अंग्रेजों के द्वारा पालना नहीं की जाती थी। लेकिन अब महारानी के जो घोषणा पत्र, उस घोषणा पत्र के हिसाब से अब ब्रिटिश सरकार क्या है, उन जो समझौते हुए थे उन समझौतों का क्या करेगी, आदर करेगी। तीसरी जो महत्वपूर्ण शर्त क्या रखी गई थी, जो भारतीय प्राचीन रीति रिवाज है उन रीति रिवाजों को अंग्रेजों द्वारा क्या दिया जाएगा, संरक्षण दिया जाएगा। अब उसको चाहे वो कोई धर्म में हो, चाहे वो कोई त्योहार मनाए, उसके ऊपर क्या है अंग्रेजों द्वारा कोई रोक नहीं लगाएगी। चौथा जो महत्वपूर्ण परिणाम निकला वो क्या है, योग्यता के आधार पर भारतीयों को उच्च पद दिए जाएंगे। अब अंग्रेजों द्वारा जो पहले भारतीय जो अंग्रेजों के सामने भारतीय जो सैनिक थे उनका जो पद था वो क्या है, मायने में कह सकते हैं निम्न श्रेणी का था। लेकिन अब इस घोषणा पत्र के माध्यम से दूसरा परिणाम क्या निकला भी, अब भारतीयों के अंदर अगर उच्च पदों पर जाने की योग्यता है तो उन्हीं उच्च पदों पर जाने की जो योग्यता है उसके हिसाब से अगर उनको उच्च पद भी दिए जाएंगे। और पांचवा जो महत्वपूर्ण परिणाम है वो क्या है, यानी कह सकते हैं जो शर्त थी वो क्या है, उन विद्रोहियों को क्षमा किया जाएगा। यानी उन विद्रोहियों को अंग्रेजों द्वारा माफ कर दिया जाएगा जिन्होंने क्रांति के अंदर एक भी अंग्रेज की हत्या न की हो। यानी उन लोगों को, जिन लोगों को अंग्रेजों ने बंदी बनाया है, उन बंदी बनाए गए लोगों में से उन लोगों को क्या है, क्षमादान या माफ कर दिया जाएगा जिन्होंने इस क्रांति के अंदर क्या है, एक भी अंग्रेज की हत्या नहीं की थी। महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र है, इसी घोषणा पत्र को भारतीय स्वतंत्रता का क्या है, भारतीय स्वतंत्रता का क्या कहा जाता है, इसी जो घोषणा पत्र था इसी को भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण परिणाम है वो क्या है, सेना का पुनर्गठन। तो प्रिय विद्यार्थियों हम कह सकते हैं जो 1857 का विद्रोह था, 1857 का विद्रोह था, इस विद्रोह को हम सैनिक विद्रोह कह सकते हैं। क्या, सैनिक विद्रोह कह सकते हैं। अब देखो, जब
सैनिक विद्रोह हुआ था तथा अतः जो अब अंग्रेजों को यह लगने लगा था भी जो अनेक प्रकार के जो सैनिक थे वो मारे गए थे किसके अंदर 1857 की क्रांति के अंदर। अब अंग्रेजों ने सोचा क्यों ना अंग्रेजों अब भारतीय जो सेना है उस भारतीय सेना का क्या किया जाए, पुनः गठन किया जाए या सैनिकों क्या किया जाए, पुनः गठन किया जाए। लेकिन अब पुनर्गठन अंग्रेज क्यों करना चाहते थे अपनी सेना का, क्योंकि सबसे ज्यादा जो 1857 की क्रांति के अंदर अंग्रेजों को जो भय लगा था वो किससे लगा था, सैनिकों से लगा था। इन्हीं सैनिकों का पुनर्गठन करना चाहते हैं कौन, अंग्रेज। क्योंकि अब जो भारतीय सेना थी, क्या भारतीय सेना थी, उस भारतीय सेना पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहा था। किसको, अंग्रेज अधिकारियों को विश्वास इसलिए नहीं रहा था क्योंकि उनके मन में अब ये चलने लगा था भी जो ये जो सैनिक हैं ये सैनिक हो सकते हैं बाद में और इकट्ठे होकर के और जो अंग्रेजों की जो यहां ब्रिटिश कंपनी, उस ब्रिटिश कंपनी को धावा बोल दे। इसी कारण अंग्रेजों ने क्या किया, अपनी जो सेना थी उस सेना का क्या किया, पुनर्गठन किया। साथ ही साथ अंग्रेजों ने क्या किया, जो यूरोपीय तोपखाना था, क्या यूरोपीय जो तोपखाना था, यह तोपखाना भी किन के हाथों में रखा, अंग्रेजी सैनिकों के हाथों में रखा। अब देखो इतना काम अंग्रेजों ने किया, साथ ही साथ क्या किया, जो भारतीय जो पहले एक श्रेणी के अंदर जो सैनिक हुआ करते थे उन सैनिकों का भी क्या कर दिया गया था, जातिगत आधार पर क्या कर दिया, विभाजन कर दिया। विभाजन के अंदर जिस तरह डोगरों, सिखों, पठानों, मुस्लिमों, राजपूतों, यानी इन सब जो सैनिक थे उन सैनिकों को किसके आधार पर अलग अलग कर दिया, जातिगत आधार पर अलग अलग कर दिया। क्यों अलग अलग करने के पीछे अंग्रेजों की यह मंशा थी, अगर राजपूतों ने जो विद्रोह कर दिया है तो मुस्लिम, पठान, सिख और डोगरा ये अंग्रेजों का साथ देंगे। अगर डोगरा वालों ने क्या है, अगर विद्रोह कर दिया है तो सिख, पठान, मुस्लिम और राजपूत ये क्या है, हमारा सहयोग कर देंगे। इसी कारण अंग्रेजों ने अपनी सेना का क्या किया, पुनर्गठन भी किया, जो क्या है महत्वपूर्ण परिणाम निकल कर आया किसका, 1857 की क्रांति। पूर्ण परिणाम है वो है सांप्रदायिकता व घृणा की भावना। अब देखो कैसे सांप्रदायिकता फैलाई अंग्रेजों ने यहां, और किसकी, अंग्रेजों के प्रति या भारतीयों के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई थी या ईर्ष्या या द्वेष की। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो सन 1857 का क्या, जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, यानी जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, इस क्रांति के अंदर हिंदू और मुस्लिम, हिंदू व मुस्लिम, यानी ये जो दो धर्म के लोग थे, कौन से, हिंदू और मुस्लिम, इन दोनों धर्मों ने संयुक्त रूप से भाग लिया था किसके अंदर, 1857 की क्रांति के अंदर। किसके रूप में, संयुक्त रूप से भाग लिया था। लेकिन किंतु हिंदू और जो मुसलमान थे, कौन से, हिंदू और मुसलमान थे, इन दोनों के बीच में भी अंग्रेजों ने क्या है, तो फूट डालो और राज करो की जो नीति थी, उन नीति को भी, इनके जो हिंदू और मुसलमानों की जो एकता थी उन एकता को भी, यानी ये कह सकते हैं विच्छेदित करने या पाड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब अंग्रेजों द्वारा जो हिंदू और मुसलमान जो इकट्ठे संयुक्त रूप से 1857 की क्रांति में भाग लिया था, तो ये जो 1857 की क्रांति हो गई थी, उस क्रांति के बाद में अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा सहयोग किसका करने लगे थे, हिंदुओं का सहयोग करने लग गए थे, तथा जो मुस्लिम सैनिक थे उस मुस्लिम सैनिकों को किसकी दृष्टि से देखा जाता था, उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाने लगा था। और यही हिंदू और मुसलमान का जो कह सकते हैं जो विभाजन था या बंटवारा था, ये एक न एक दिन सन 1947 के बाद में ये जो भारत का क्षेत्र था ये दो टुकड़ों में विभाजित हो गया था, भारत और पाकिस्तान। और इसी प्रकार अंग्रेजों के अंदर जो फूट डालो और जो राज करो की जो नीति चल रही थी, उस नीति में भी अंग्रेज यहां सफल हुए थे। इस कारण हिंदू और मुसलमान को सांप्रदायिक के नाम पर लड़ाया, तथा उसके बाद में अंग्रेजों के अंदर जो उन भारतीय हिंदू और मुसलमानों के अंदर जो घृणा थी या जो भाईचारे की भावना थी, वो किस में पनप गई थी, घृणा या नफरत की भावना में पनप गई थी। पांचवा महत्वपूर्ण परिणाम है प्रिय विद्यार्थियों, आर्थिक परिणाम। आर्थिक हम कह सकते हैं जो आर्थिक दृष्टि से भी ये जो क्रांति थी, आर्थिक अर्थव्यवस्था
के बारे में भी अगर सोचें तो ये जो क्रांति हुई थी 1857 की क्रांति, ये भी आर्थिक अर्थव्यवस्था या आर्थिक दृष्टि से भी क्या थी, महत्वपूर्ण थी। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने अब केवल जो ब्रिटिश पूंजीपति थे, क्या अब अंग्रेज क्या करने लगे, भारत के अंदर जब पूरे भारतीयों को 1857 की क्रांति के अंदर दबा लिया गया था, तो अब अंग्रेजों ने क्या किया, पूर्ण रूप से जो भारत था, क्या पूर्ण रूप से जो भारत का क्षेत्र था, उस भारत के क्षेत्र पर अब ब्रिटिश क्या है, ब्रिटिश पूंजीपतियों को व्यापार करने का अधिकार मिल गया था। किसके कारण? आर्थिक परिणाम के कारण। जब अंग्रेजों ने यहां यानी जो क्रांति को जीत लिया था, अब अंग्रेजों ने क्या किया, जो भारत का पूरा क्षेत्र था, उस पूरे के क्षेत्र पर व्यापार कौन कर सकता है, सिर्फ पूंजीपति, जो ब्रिटिश पूंजीपति व्यापारी हैं, उनके द्वारा किया जाने लगा। तथा इन्हीं पूंजीपतियों को भारत के अंदर व्यापार करने के लिए इसको प्रोत्साहन मिलने लगा। किसके द्वारा? अंग्रेजी कंपनी द्वारा क्या मिलने लगा, प्रोत्साहन भी मिलने लगा। तथा इसके साथ में अंग्रेजों की जो यानी भारत के अंदर जो विशाल कह सकते हैं भी जो कृषि क्षेत्र थे, उन कृषि क्षेत्रों पर धीरे धीरे किनका अधिकार हो गया, ब्रिटिश पूंजीपतियों। तथा अंग्रेजों ने यहां जो कॉफी उत्पादन था या चाय का जो उत्पादन होता था, तंबाकू का उत्पादन था, ये सब के सब जो कह सकते हैं भी जो पूंजी वाले जो क्षेत्र थे भारत के, वो सब के सब किसके हाथ में चले गए थे, अंग्रेजों के हाथ में चले गए थे। इस कारण ये जो आर्थिक परिणाम है, ये भी भारतीयों के लिए कह सकते हैं भी एक दुष्परिणाम निकल कर आया था।